मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज का मतलब इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, जैसे दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो दो बॉडीज हैं उनमें जो फोर्सेज होंगी वो अट्रैक्टिव होंगी या फिर रिपल्सिव होंगी। तो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या आ जाती है? ये क्वांटाइज होता है, मतलब जो भी चार्ज हमारी किसी भी बॉडी के ऊपर होगा ना वो मल्टीपल होगा इस ई चार्ज का। ई को हम बोलते हैं बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज का मतलब है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो जो भी फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं ये कोई कंडक्टर है, इस पे +2 ई चार्ज है, तो मतलब इस पे कितना चार्ज है? 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्लस में। और अगर इसको मैं बोल दूं -3 कूलम चार्ज है तो मतलब उसके मल्टीपल में चार्ज है। तो कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, कल मैंने आपको बोला था कि आप ये कैलकुलेट करके लाना कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्या आपने कितने आए? आपने तो क्लास में कर लिया था। जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि Q कितना है, Q मैंने आपको कितना बताया? 1 कूलम। मैंने बोला N निकालो, तो N क्या आ जाएगा आपके पास? Q/E। ठीक है, तो Q कितना है? 1 कूलम। E कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास N की वैल्यू आ जाएगी। मतलब बेसिकली आपको करना क्या है? 1 / 1.6 इतना करना है। ये जो 19 है ये पावर ऊपर ले जाओ, ये क्या बन गई? +19 कूलम। तो ये पॉइंट्स में कुछ आएगा, उस पॉइंट को एक पावर आप इधर शिफ्ट कर देना तो 18 में पावर आ जाएगी। तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपली डिवाइड करके निकाल सकते। ठीक है, ये हो गया चार्ज। कितने तरह का होता है? पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। जो प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने बोल दिया कि पहले मैंने एक चार्ज लिया, मैंने कोई कंडक्टर लिया, उसके ऊपर +2 कूलम चार्ज था, फिर मैंने इसके ऊपर और चार्ज दे दिया +3 कूलम। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर? कैसे करेंगे? सिंपली ऐड कर देंगे। 2 कूलम पहले का, 3 कूलम बाद में दे दिया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? +5 कूलम। ठीक है, सिंपली इनको मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करता है चार्ज। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास टॉपिक करंट। क्या होता है करंट? करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। Q/T डिनोट किससे करते हैं? I से। अच्छा, चार्ज की यूनिट के बारे में हमने बात नहीं करी। क्या यूनिट होती है चार्ज की? SI यूनिट होती है इसकी, कूलम। ठीक है, तो अगर इसकी चार्ज की यूनिट कूलम है तो करंट की यूनिट कितनी आ जाएगी? कूलम/सेकंड। ठीक है, ये इसके लिए कूलम लिख दिया, इसके लिए टाइम का सेकंड लिख दिया, C/S। तो इसको जब ऊपर लेके गए तो क्या बन गया? कूलम/सेकंड। आई के पहले कुछ भी नहीं है। करंट की डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, इसको हम क्या बोल देते हैं? करंट। अब जो भी आप मटेरियल लेते हैं ना, उस मटेरियल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज चीज, और होल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज, और होल्स का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज। बेसिकली होल क्या है? मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन मिस होगा। तो जब हम एक कंडक्टर ले लेंगे तो होगा क्या? इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ना एक एंड से दूसरे एंड पे, तो इसके फ्लो होने के कारण करंट फ्लो करेगा। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? अगर आपका जो कंडक्टर है उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपके पास? पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव पे। तो ये वाली डायरेक्शन किसकी होगी? दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो।
कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, और ये किसकी डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन ऑफ करंट। चार्ज अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, उसकी कोई डायरेक्शन तो नहीं है ना। करंट कैसी क्वांटिटी है? ये होती स्केलर है बट इसकी डायरेक्शन भी होती है। ऐसा कैसे भी? डायरेक्शन का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी का होना, बट ये स्केलर है। ये इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि ये वेक्टर के अलजेब्रिक लॉज जो होते हैं ना वो फॉलो नहीं करती। वेक्टर मैंने आपको समझाया ना जब हमारी एक क्लास लगी थी। वेक्टर का मतलब ऐसी चीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देख रहे हैं। जैसे वेलोसिटी देखिए अभी स्पीड के साथ साथ, स्पीड मतलब 10 से जा रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, सीधा जा रहे हो तो पॉजिटिव 10, ऑपोजिट में जाओगे तो -10, पॉजिटिव 10 में ईस्ट की तरफ गए, 10 में वेस्ट की तरफ गए। आपको यहाँ से मार्केट जाना है, मैं आपको बोल दूं यहाँ से 2 किलोमीटर चले जाओ, क्या पता आपको किधर पहले जाना है फिर कहाँ टर्न लेना है, तो डायरेक्शन बतानी जरूरी है ना, इसलिए वेक्टर जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, जो डायरेक्शन के साथ चीज आ रही है। जैसे डिस्टेंस मतलब अकेला डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का मतलब विद डायरेक्शन प्लस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्पीड मतलब कितनी स्पीड से जा रहे हो, 40 की स्पीड है, 60 की स्पीड है, और वेलोसिटी का मतलब इसी स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी। ठीक है, तो ऐसी चीजें। और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड, जैसे मैं बोलूं 10 मीटर पर सेकंड से आप जा रहे हो, आपने 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो ये स्केलर क्वांटिटीज है। तो ये करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है, बट स्केलर होने के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कहां से कहां है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट? पॉजिटिव से नेगेटिव। और ये ऐसी डायरेक्शन क्यों है? ये कन्वेंशनल है। जैसे मैंने कल भी बताया, जैसे पानी जो है वो कब फ्लो करता है? जब चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे चलती है ना। हाई आपने एक बाल्टी को पूरा भर दिया, ठीक है, और दूसरी बाल्टी को आधा भर दिया, और आप पाइप के साथ कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे ना पानी फ्लो करके दूसरी बाल्टी में आ रहा है। लेकिन अगर दोनों बाल्टी एक जैसे फिल हो गई, उनके साथ पाइप कनेक्ट कर दे तो कोई फ्लो होगा नहीं, वो एक ही प्रेशर पे रहेंगी, ठीक है, एक ही लेवल पे रहेंगी। इसी तरह जो हमारा करंट है वो भी पोटेंशियल वाइज कहां से कहां फ्लो करता है। अगर मैं बताऊं बोलूं कि पोटेंशियल के टर्म्स में मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट बताओ, तो क्या बताओगे? कि करंट जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव का मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये इसीलिए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट ने फ्लो करना था। तो बैटरी का अगर हम टर्मिनल देखें, एक बैटरी में कौन से टर्मिनल का पोटेंशियल ज्यादा होता है? पॉजिटिव वाले का, तो इसीलिए वो जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो याद रखना है करंट जो है वो एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इन रियलिटी एक अलग ही तरह की क्वांटिटी जिसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, बट वो वहां तक हमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, हमने सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एक सर्किट कैसे बनाते हैं। अब करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सी डिवाइस होती है? एमीटर। ठीक है, और ये कैसे लगता है? सीरीज में। दूसरी वोल्टेज को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस है हमारे पास? वोल्ट मीटर। ये कैसे लगता है? पैरेलल में। ठीक है, एमीटर करता क्या है? ये ऐसी डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मेजर करंट, एंड इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज। यूज टू मेजर करंट, इसमें तो हमें सारी टर्म्स पता है कि करंट क्या होता है। यूज टू मेजर वोल्टेज, आपको पता है वोल्टेज क्या होती है? हाँ, पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इस पोटेंशियल का मतलब होता है कि हमने यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे मूव कराने के लिए कितना काम करा। ठीक है, यहाँ पर अपने इस चैप्टर में हमने जिसकी बात करनी है, हमने बात करनी है पोटेंशियल डिफरेंस की, कि आपने यूनिट चार्ज लिया मतलब 1 कूलम चार्ज लिया,
उसको एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे आप मूव करा रहे हो, तो उस मूवमेंट कराने में आपको कितना काम करना पड़ा, दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये मुझे क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट उस पॉइंट पे। जैसे मैं बोल दूं कि इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, इस यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा, इसके लिए मुझे यहाँ पे पोटेंशियल पता करना है, तो इन्फिनिटी से इसकी फील्ड के अगेंस्ट मुझे कितना काम करना पड़ेगा, दैट इज पोटेंशियल। तो आपने सिर्फ याद क्या रखना है कि ये काम है कि कितना हम कर रहे हैं, काम कौन कर रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, डेल्टा वी, डेल्टा वी को क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी। पोटेंशियल ए पे कितना है, माइनस पोटेंशियल बी पे। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, हाँ जी, इसकी यूनिट मतलब अभी हम क्या बोल रहे हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो क्या बन गया, जूल पर कूलम। इसी जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो अगर एक जूल काम आप कर रहे हो एक कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए, तो आपका कितना पोटेंशियल है, 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये वोल्टेज हम यूनिट यूज करेंगे जब भी हम पोटेंशियल की बात करेंगे। बैटरी जब लगाएंगे हम यही बोलते हैं ना, इतने वोल्ट की बैटरी लगी है, 20 वोल्ट की है, ये 9 वोल्ट की है, तो वो हम पोटेंशियल बता रहे हैं। क्योंकि बैटरी लगाने से देखो क्या होता है, जब हम किसी के साथ बैटरी कनेक्ट करते हैं, करंट फ्लो होता है ना, करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, चार्ज फ्लो हो रहा है। तो वो जो चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज जो अपनी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहा है, तो उससे काम करवा कौन रहा है, बैटरी। बैटरी है जो वर्क करवा रही है उस चार्ज को मूव कराने। डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें इन दोनों पॉइंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल्स की बात करते हैं। सिंबल्स में बताइए, ये किसका सिंबल है, ये किसका है, ये किसका है, बल्ब का। ठीक है, ये किसका सिंबल है, सेल का। अगर एक सेल लगा तो सेल, अगर मैं ऐसे बहुत सारे बना दूंगी तो बैटरी। तो यहां लिख लो एमीटर, वोल्टमीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, सेल। ये क्या हो जाएगी, बैटरी। ये क्या है, स्विच बोल लो या फिर की बोल लो। ऐसे बनाते हैं हम क्लोज्ड की, और ऐसे बनाएंगे हम ओपन। मतलब अगर ऐसा कुछ लगा है, मतलब उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा, या फिर इसी को मैं सिंपली ऐसे भी बना सकती हूँ, ये क्लोज हो गया। अगर मैं सिंपली ऐसे बना रही हूँ तो ये क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताइए, ये क्या होता है, ये वैसे अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये होती है रेजिस्टेंस। होता क्या है रेजिस्टेंस, ये अभी सीखेंगे। ठीक है, अभी इसका सिर्फ सिंबल बना लेते हैं क्या है। और अगर इसी रेजिस्टेंस पे मैं एक लाइन लगा दूं तो इसको हम क्या बोल देंगे, वेरिएबल, हाँ रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस।
इसका मतलब होता है कि उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। ये क्या बता रहा है? हाँ, कि इस पॉइंट पे जंक्शन है, कि इस पे 1 2 3 वायर्स मिल रही हैं, जंक्शन है ये। इतने सफिशिएंट है। और कोई किसी के माइंड में जो मिस हो रहा हो? नहीं, वो तो नहीं यूज होगा, लिख लेते हैं, बट गैल्वेनोमीटर भी, गैल्वेनोमीटर किस लिए होता है? करंट बताने के लिए। पर एमीटर भी करंट बताने के लिए, दोनों में फर्क है? ये वैल्यू नहीं बताता, इसीलिए बताता है कि है कि नहीं है। हाँ, या बहुत ही ज्यादा छोटा करंट बताता है, ठीक है, बहुत स्मॉल करंट बताता है, मतलब ये सिर्फ ये बताएगा कि सर्किट में करंट है भी कि नहीं है। तो उसके लिए तो डिफ्लेक्शन ही काफी है ना। तो इसमें क्या होता है, ये सेंटर पे रहता है, अगर ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो मतलब उस सर्किट में करंट है। जरूरी नहीं, कुछ सेंटर वाले भी आते होंगे, कुछ कॉर्नर वाले भी आते होंगे। बस मेन मकसद है कि बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट अगर हमें मेजर करनी है तो वी विल यूज गैल्वेनोमीटर, लेकिन अगर उससे ज्यादा वैल्यू मेजर करनी है फिर एमीटर। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? क्या होता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट टू करंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, तो मतलब जैसे हम अपने घर से इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, हमें बहुत ट्रैफिक मिल रहा है, तो हम टाइम ज्यादा लगा के पहुंच रहे हैं, तो मतलब बहुत रुकावट है हमारे रास्ते में। इसी तरह जब करंट फ्लो होता है, उस करंट के रास्ते में कितनी रुकावट है उसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। तो क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस को? The opposition to the flow of current is known as resistance. ठीक है, डिनोट किससे करते हैं? R से। अच्छा, इसके बारे में पता किससे लगा था? इसके बारे में पता लगा था हमें ओम्स लॉ से। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि फॉर ओहमिक कंडक्टर्स, मतलब मेटालिक कंडक्टर्स के लिए आप जैसे जैसे V is directly proportional to I, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उस कंडक्टर में जो करंट है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और कैसे बढ़ेगी? स्ट्रेट लाइन, लीनियर चेंज आएगा। ठीक है, तो यहां से उन्होंने पता क्या लगाया कि अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट की वैल्यू आती है ना, तो वो कांस्टेंट को क्या नाम दे दिया उन्होंने? रेजिस्टेंस। V इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया R आया। ठीक है, तो R की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलती है? V अपॉन I। ठीक है, तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? It is also defined as a ratio of voltage to the current। इसकी रेशियो से भी आप इसको बता सकते। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा दूं, तो अगर मैंने वोल्टेज को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने वोल्टेज को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? सामने लिखा रिलेशन, वोल्टेज को डबल कर दिया मैंने तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे, आपकी वोल्टेज पहले इतनी थी तो उस वोल्टेज के लिए करंट कितना आया? इतना। आपने वोल्टेज को डबल कर दिया तो उसके लिए करंट भी तो डबल हो गया ना। ठीक है, तो इन शॉर्ट रेजिस्टेंस क्या रही? उतनी ही जितनी पहले थी। और रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करती।
मिलती है, हम बता सकते हैं इन दोनों को डिवाइड करके, बट इनके चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। एक चीज चेंज होगी, उसके साथ में दूसरी चीज चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम एक ग्राफ से रेजिस्टेंस कैसे पता कर सकते हैं? उसकी स्लोप से। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसकी स्लोप ले लेंगे। स्लोप लेने का मतलब होता है ये एंगल देख लेंगे कितना आ रहा है, मतलब इसका tan देख लेंगे, tan थीटा। देखिए जरा इसका tan कैसे बनाते हैं। इसका अगर मैं tan थीटा बनाऊं तो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। मान लो आपने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ये वाला, तो इसका tan थीटा कैसे लिखोगे? परपेंडिकुलर। अच्छा नहीं, वो आई नीचे और वी ऊपर करके लिखेंगे। चलो इनवर्स, इसकी स्लोप से हमें इनवर्स का पता चल जाएगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल गया इसकी स्लोप से? 1 अपॉन आर। ठीक है, एक तरीका ये होता है, अगर आपका ग्राफ मान लो उन्होंने ना v और i के बीच में नहीं दिया, i और v के बीच में दे दिया, इसकी स्लोप लोगे तो आपको r मिलेगा। देखो इसकी स्लोप लो, आपने मान लो ये ट्रायंगल ले लिया, कोई भी 2 पॉइंट्स लेने ना, मैंने ये ले लिए, इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस करो। परपेंडिकुलर क्या है? डेल्टा v, बेस क्या है? डेल्टा i। तो व्हाट इज v अपॉन i? r। तो क्या पता चला यहाँ से? अगर आप x एक्सिस पे करंट और y एक्सिस पे वोल्टेज, इस ग्राफ की स्लोप लोगे तो आपको क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस। और अगर आप x एक्सिस पे वोल्टेज, y एक्सिस पे करंट, इसकी स्लोप लोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, मान लो अब क्वेश्चन का आंसर दो। ये कॉपर की वायर के लिए मैंने ग्राफ बनाया और ये एल्युमिनियम की वायर के लिए ग्राफ बनाया। ठीक है, माय क्वेश्चन इज, किस वायर के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा है? सोचो सर। मैं भी इक्वल ही होगा, क्योंकि जब एक भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, तो सेम होता जाएगा। लेकिन दोनों के लिए बच्चे ये स्लोप, अच्छा ये स्लोप है ना हमें रेजिस्टेंस बता रही, ये यहाँ पे जितना एंगल बना रही है उतना एंगल ही यहाँ पे बनाएगी, उतना एंगल ही यहाँ पे बनाएगी। लेकिन अगर मैंने यही चेंज कर दिया तो एंगल चेंज हो गया ना। अगर एंगल चेंज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। तो आपको ये बताना है किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, एल्युमिनियम की या कॉपर की? एल्युमिनियम की। क्यों? क्योंकि उसका थीटा ज्यादा है, जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ज्यादा tan थीटा की वैल्यू आएगी, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो since theta of aluminium and theta of copper, थीटा जो है वो एल्युमिनियम का बड़ा है कॉपर से, तो रेजिस्टेंस भी एल्युमिनियम की ज्यादा होगी कॉपर से। मतलब बिना वैल्यू के आपको कोई v की वैल्यू नहीं पता, कोई i की वैल्यू नहीं पता, सिर्फ देख के ही हम बता सकते हैं किस वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसकी कम है। ठीक है, अब इसकी यूनिट निकालें, यहीं से बता देते हैं इसकी यूनिट। चलो इसकी वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, मतलब पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। और आई की यूनिट क्या होती है? एम्पेयर। तो वोल्ट पर एम्पेयर। और इसकी यूनिट को, इसी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? ओम। क्या बोलेंगे इसको? ओम। अभी तक हमने क्या सीखा? रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट के लिए रुकावट। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस की हम चीज लगाएंगे ना उसमें, उतनी ज्यादा वो करंट रुकावट मिलेगी। ठीक है, उतना ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होगा। हम अगर स्कूटी पे आ रहे हैं, आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिले, आप एक नॉर्मल स्पीड से आ रहे हो, तो आपका पेट्रोल कम लगेगा। और वही आपको बहुत ट्रैफिक मिल रही है तो पेट्रोल ज्यादा लगेगा, लॉस ऑफ एनर्जी हुआ ना। इसी तरह करंट का, अगर करंट का रेजिस्टेंस कम है जिसमें से वो फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा? एनर्जी लॉस। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब ऑपोजिशन ज्यादा है, तो लॉस ज्यादा है। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि ऑपोजिशन को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का पता हमें कौन से लॉ से लगा था? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या सारे मटेरियल फॉलो करते हैं? सिर्फ कंडक्टर्स, मतलब ओहमिक
कंडक्टर, एक स्पेशल नाम दे दिया इसको, ऐसे मटेरियल ओहमिक कंडक्टर जो होंगे वही सिर्फ ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, या फिर मेटालिक कंडक्टर्स करते हैं, सारे नहीं करते, जैसे इंसुलेटर है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। कौन करता है? सिर्फ मेटालिक कंडक्टर, या फिर उसको और क्या बोलते हैं? ओहमिक कंडक्टर, ठीक है। वहां से हमने फिर ये देखा जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ता जाएगा। ग्राफ का ध्यान रखना है, अगर I और V के बीच में देन स्लोप से आपको R मिलेगा, और अगर उल्टा है V नीचे है I ऊपर तो क्या मिलेगा? 1/R, ठीक है। तो फिर अगर मैं यही ग्राफ I और V और I का कर दूं तो आंसर चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा? बताना जरा। चेंज उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर हमारा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू किसी एक मटेरियल के लिए अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज चेंज करने से या करंट चेंज करने से चेंज नहीं होती तो किस पर डिपेंड करती है रेजिस्टेंस की वैल्यू? अब वो देखेंगे कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डिपेंड किस पे करती है। मान लो आपके पास कोई वायर है, ये मैंने वायर को ना मोटा करके बना दिया, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है किसी वायर की, जो आप जोड़ लगाते हैं ना वायर का, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है? लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ वायर। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन का एरिया इस पे इनवर्सली डिपेंड करेगी, मतलब जितनी मोटी वायर उतना कम रेजिस्टेंस, जितनी लंबी वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो क्या फॉर्म बन जाएगी? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है, और उसको बनाते हैं रो से, रो L/A। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। आप अगर वो बोल देंगे ना कि लेंथ को डबल कर दिया, रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगी? बताओ। L को क्या करना है? 2L, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? डबल। समझ आई ये चीज? मैंने बोला जैसे पहले हमारा R था ना V/I, है ना, इसमें वोल्टेज को डबल कर देते थे तो रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आपकी लेंथ चेंज होती है या आपका एरिया चेंज होता है या रेजिस्टिविटी चेंज होती है तो R चेंज हो जाएगा। अगर मैं बोलूं लेंथ डबल हो गई तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? मैं आपको 2-3 केसेस करके दिखाती हूँ। फर्स्ट केस मैंने बोला लेंथ जो है वो डबल हो गई तो रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आपने क्या करना है, ये पुराने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा रो L/A। अब नया रेजिस्टेंस निकालना है। नए रेजिस्टेंस में चेंज क्या है? लेंथ क्या हो गई है? डबल। तो मैं L की जगह पे क्या लिख दूंगी? L डैश क्या हो जाएगा? 2L। तो रो वही रहा, सिर्फ लेंथ को मैंने 2L लिख दिया, A भी वही रहा। तो क्या आंसर आ गया? 2 रो L/A। रो L/A को मैं क्या लिख सकती हूँ? R। तो आ गया ना डबल ऑफ R, ठीक है। लेंथ डबल करी, रेजिस्टेंस भी क्या हो गया? डबल। अब मैंने बोल दिया कि आपकी जो वायर थी ना उसका ये जो क्रॉस सेक्शन वाला एरिया है इसके रेडियस को मैंने डबल कर दिया, तो बताओ रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? ये रेजिस्टेंस है ना। अच्छा, एरिया क्रॉस सेक्शन कैसी है आपकी? सर्कल, ठीक है। इसका पहले रेडियस था R, अब मैंने रेडियस को डबल कर दिया, मतलब नया R डैश क्या है? 2 टाइम्स R। तो देखते हैं नया एरिया कितना आता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R स्क्वायर। सर्कल के एरिया का यही फॉर्मूला होता है। नया एरिया क्या आएगा आपके पास? पाई 2R का होल स्क्वायर, राइट। तो नया एरिया क्या आ गया? 2 2 4, 4 पाई R स्क्वायर। ये नया एरिया आ गया। अब नया जो रेजिस्टेंस है वो क्या बनेगा? रो L/A डैश, क्योंकि लेंथ चेंज नहीं हुई, मटेरियल चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एरिया चेंज हुआ, तो वहां मैंने A डैश लगा दिया। अब मैं ये A डैश की वैल्यू वहां डाल दूं। अब ये पाई R स्क्वायर क्या है? पुराने वाला एरिया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4A, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ डालो, क्या बन जाएगा? रो L/4A स्क्वायर। ये क्या है? पुराना रेजिस्टेंस यही है ना, रो L। अच्छा, A स्क्वायर नहीं है, ये तो
तो ये रो एलोमा ए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास R/4। तो नया रेजिस्टेंस क्या हो गया 1/4। पता चला, मैंने पूरे स्टेप्स करके दिखाए हैं। ये लेंथ थी ना पुरानी, मैंने बोला लेंथ को मैंने डबल कर दिया, तो L की जगह मैंने 2L डाल दिया, तो ये 2 आगे आ गया और ये क्या बना पुराना रेजिस्टेंस, तो 2 और ये पुराना रेजिस्टेंस 2R। तो अगर लेंथ डबल हो जाती है रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी। एरिया में कोई भी चेंज आएगा ना वो 1/, में आएगा रेजिस्टेंस में। एरिया में रेडियस डबल करा है, अब मैं यहाँ पे ये भी बोल सकती थी एरिया डबल कर दिया। अगर मैं बोलूँ एरिया डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, हाफ हो जाएगा, है ना। A' की जगह पे क्या लिख दूंगी 2A, तो क्या बन गया हाफ हो गया ना उसका सीधा सीधा। यहाँ पे भी मैंने नया एरिया निकाला और उसकी वैल्यू यहाँ डाली, तो मुझे क्या पता चला 1/4 हुआ जब रेडियस में चेंज आया। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो बताइए रेजिस्टेंस पे कौन कौन सी चीजें हैं जो रेजिस्टेंस को चेंज कर सकती हैं। आपके सामने अभी हमने एग्जांपल्स करके भी देख लिए हैं। हाँ जी, हो गया टाइम, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट लेंगे। डन। वीडियो तो आ जाएगी इसकी आपको मिल जाएगी, YouTube पे नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें हमने बीच बीच में काफी कुछ और भी डिस्कस करा है ना, एक कंटिन्यूटी मिल तो हमें जाएगी। कम आज दे दो। मैं बोलती हूँ सर को, नेचर ऑफ द तीन चार चीजें आएंगी। हाँ, एक टेम्परेचर, एक लेंथ आएगा, एक एरिया आएगा। लेंथ चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, एरिया चेंज होने से भी चेंज हो रहा है। तीसरी चीज आ गई रो। रो क्या होता है, रो होती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है कि जो भी मटेरियल है ना, उस मटेरियल की एक पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी होगी कि ये इतना रेजिस्टेंस दे सकती है उसको। ठीक है, तो जब मटेरियल चेंज होगा ना तब ये रेजिस्टिविटी चेंज होगी। अगर आपने एक कॉपर की वायर ले ली ना, उसकी चाहे लेंथ डबल कर दो, चाहे एरिया को छोटा बड़ा जैसा मर्जी कर दो, उस कॉपर की रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। सिर्फ कब चेंज होगी, अगर आपने मटेरियल चेंज कर दिया, कॉपर से आप एल्युमिनियम पे चले गए, कॉपर से आप किसी और मटेरियल पे चले गए, तब रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज होगी। तो रेजिस्टिविटी का मतलब है नेचर ऑफ मटेरियल, कि आपका मटेरियल कैसा है, कौन सा है। टेम्परेचर। हाँ जी, तो नंबर 1 आ जाएगा हमारे पास लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल एंड 4th आ जाएगा टेम्परेचर। इसकी बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं, बट आपने इतना याद रखना है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मेटल्स में बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम कोई और मटेरियल की बात करें उसमें ये चीजें ऐसी नहीं रहती, उसमें कुछ और आएगा। तो मेटल के लिए आपने याद रखना है क्या, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एज इफ कोई रिलेशन नहीं है, मतलब फॉर्मूला में टेम्परेचर नहीं आ रहा, बट आपने ये चीज याद रखनी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा ना, बढ़ेगा। पता क्यों होता है, मैं बताती हूँ। मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो मूव कर रहे हैं और पॉजिटिव आयन भी है जो मूव करने लग पड़ेगा जब हम उसको हीट देंगे। तो जब ये दोनों मूव करने लग पड़ेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को रुकावट मिलेगी पॉजिटिव आयन के कारण।
वो भी चल रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन्स माइनस होते हैं, माइनस चार्ज। हाँ हाँ, इनमें भी प्लस लिखा है। प्लस लिखा है पॉजिटिव आयन के लिए। जब कोई भी मटेरियल है ना वो न्यूट्रल होता है ना, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हैं, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उतने उसमें होल्स होते हैं। कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं बना कि चार्ज बना है, माइनस प्लस दोनों होता है। हाँ इक्वल होते हैं। वो प्लस जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, ये आपका एटम है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता। हाँ माइनस। हाँ, देखिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपके इसके अंदर के जो शेल्स हैं है ना, ऑर्बिट्स हैं, जिसमें इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। वो प्लस बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और उसके जो आयन्स है, मतलब उसका जो अंदर वाला शेल वाला पार्ट है वो अंदर ही है, ठीक है, वो चीज बनाया। तो उसको उस पॉजिटिव चीज को हम बोलते हैं कर्नल्स। तो जब हीट करेंगे ना दोनों मूव करने लग पड़ेंगे, तो जितना ज्यादा हीट करोगे उसको एनर्जी तो मिल रही है आगे तेज चलने की, लेकिन रुकावट भी तो उतनी होगी ना। पॉजिटिव मूव करेगा, कभी एक पॉजिटिव से टकरा रहा है, कभी दूसरे से टकरा रहा है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन जैसे हम टाइप ऑफ मटेरियल चेंज कर देंगे उसमें ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट आ जाएगा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है? देखो R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A है ना, तो रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी? R A अपॉन L, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला हो गया। बट ये चीज ध्यान में रखनी है कि रेजिस्टिविटी है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ध्यान रखना, अगर वो ऐसा बोल दे कि किसी वायर की लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या आंसर देना है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया हाफ कर दिया, कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो बोल दे आपने अपनी वायर को कॉपर से एल्युमिनियम में चेंज कर दिया तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू उतनी रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है टाइप ऑफ मटेरियल। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ ना, टाइप चेंज कर देंगे तो फर्क जो है वो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो तीन तरह के मटेरियल होते हैं। एक होता है कंडक्टर, इंसुलेटर, और इन दोनों के बीच आते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर। हमने बहुत डिटेल में इनकी देखनी, हमने सिर्फ ये देखना है इनमें करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, किसमें रेजिस्टेंस सबसे कम है, किसमें सबसे ज्यादा है, किसमें बीच की है। ये दो चीजें देखनी है बस। कंडक्टर क्या होंगे? कंडक्टर, जो कंडक्ट करते हैं, जिनमें कंडक्शन होती है, मतलब जिसमें करंट फ्लो करेगा। ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो मैं सिंपल शॉर्ट में लिखती हूँ, जिसमें से करंट फ्लो करेगा। अगर किसी बॉडी में से करंट अच्छा खासा फ्लो कर रहा है, मतलब उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी है? बहुत कम, तो बहुत कम, ठीक है। मैं लिख देते हैं वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। आर की वैल्यू बहुत छोटी होती है। इंसुलेटर, जिसमें करंट फ्लो नहीं करता, जैसे रबर। कोई भी आप वायर देखते हो उसके ऊपर रबर की कोटिंग नहीं होती है ना, कोई लाल रंग की कोटिंग है, कोई ब्लैक कलर की है, वो पर्पस वाइज होती है, ठीक है। लेकिन वो कोटिंग ही क्यों करते हैं? ताकि हमें करंट ना लगे, हम आराम से पकड़ सके उसको, ठीक है। तो वो इंसुलेटर्स होते हैं which do not conduct electricity, जिसमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, जिसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होता। सेमीकंडक्टर्स मतलब बीच के, थोड़ा सा करंट फ्लो होता है, रेजिस्टेंस भी बीच। इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? बहुत ज्यादा, इज वेरी लार्ज, और ये इन बिटवीन। सो इनकी जो कंडक्शन होती है इज इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। और इसी तरह इनकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो भी बीच की होती है। नाम से लेटर क्या है?
ये इंसुलेटर, अच्छा हाँ ठीक है, ये कंडक्टर, ये इंसुलेटर, वो सेमीकंडक्टर। तो क्या हो गया कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो करता है। हमारी जो वायर्स होती हैं ये कंडक्टर की बनी थी, कॉपर की वायर होती है ना, मतलब कंडक्टर है वो, ठीक है। इंसुलेटर जिसमें से करंट फ्लो नहीं करता, जो कोटिंग कर देते ऊपर रबर की, वुड इज अ बैड कंडक्टर, ठीक है। और सेमीकंडक्टर दोनों के बीच की। तो इसका फायदा ये होता है कि आप इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा या कम कर सकते हो डोपिंग करके। मतलब इसमें कुछ ऐसा मटेरियल डाल दिया जिसके कारण कंडक्शन बढ़ गई, ऐसा मटेरियल डाल दिया जिसके कारण कंडक्शन कम होगी, तो कंट्रोल कर सकते हो इसकी कंडक्टिविटी को। बट ये हो गया कि ये ज्यादा वाली है और ये कम वाली है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, चलो इतना सफिशिएंट है, जितना आपको करवाया इसको अच्छे से पढ़ के आना, जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल और आगे वाला काम, ठीक है।